हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन की कि आखिर ये इलेक्शन कमीशन होता क्या है। तो जैसे कि हाल ही में अभी दिल्ली में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए हैं। दिल्ली में म्यूनिसिपल का इलेक्शन और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एमएलए का इलेक्शन हुआ है। तो ये जो इलेक्शंस है वो आखिर होते कैसे हैं, इनको कंडक्ट कौन करवाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये इलेक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि मतलब ऐसे चार पार्टियां आके बैठ गई साथ में और कह रही है कि हमें वोट दो और जिससे ज़्यादा वोट लिए वो जीत गया। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि इलेक्शन कमीशन करवाती है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन से पहले हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन जो टॉपिक है हमारा वो कितने कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल के बीच में कवर हो जाता है। तो आर्टिकल 324 से 324 से लेके 329 आर्टिकल्स में हमारा इलेक्शन का टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। यानी ये 5-6 आर्टिकल्स के अंदर हमारी पूरी इलेक्शंस की बातें दे रखी है। ठीक है, तो हम थोड़ा 324 यानी आर्टिकल 324 के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 324 कहना क्या चाहता है। यहीं पे लिख लेते हैं। आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 का कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल या डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो फ्री है ना, ये कोई मुफ्त वाला फ्री नहीं है। इस फ्री का मतलब है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस में अगर अपनी जगह बना रहा है तो उसको अपनी बात रखने का पूरी फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता उसको अपनी बात कहने की या रखने की। उस पर किसी अपर बॉडी का या अपर जो बॉडी है उसका दबाव नहीं आया कि भाई तू यही बोल। उसका जो मन करेगा, जो उसको अपनी बात रखनी है वो वही रख सकता है। ये ऐसा आर्टिकल 324 के तहत, मतलब आर्टिकल 324 का कहना ऐसा था कि कोई भी जो वो होगा ना उसका फ्री और एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अब फेयर क्या, फेयर यानी जैसे बहुत सी पार्टी होती है। अब मैं इस पार्टी मतलब किसी दूसरी वाली पार्टी के बंदे को बोलूँगा भाई तू मेरी साइड आ जा, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, या सामने वाले को बोलूँगा कि भाई मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं आपकी उस पार्टी में आ जाता हूँ। तो ये सब नहीं होगा। इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। आर्टिकल 324 के तहत साफ साफ लिखा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी जितने भी इलेक्शन भारत में होंगे या भारत के स्टेट्स में होंगे वो फ्री और फेयर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 326 की कि आर्टिकल 326 का क्या कहना है। आर्टिकल 326 ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जो मैं नीचे 3 अक्षर लिखने जा रहा हूँ। आर्टिकल 326 का कहना है राइट टू वोट। बच्चों की बुक में भी लिखा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसको वोट देने का अधिकार है, बट एक कंडीशन है कि उसकी जो एज है ना वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। ऐसा कहना था इलेक्शन कमीशन का पहले। कब पहले? 1988 से पहले। अब 1988 के बाद क्यों चेंज हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो राइट टू वोट, अगर भारतीय नागरिक है तो उसको वोट देने का अधिकार है। कितने साल में? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। ऐसा इलेक्शन कमीशन कहना था पहले। बट बाद में एक एक्ट आया 1988 में, एक एक्ट आया अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो एज थी, मिनिमम एज थी वोट देने की किसी भी नागरिक के लिए, वो 21 ईयर से घटा के 18 ईयर्स कर दी गई, जो कि अभी भी लागू है। ये एज अभी भी लागू है कि जो वोट देने का अधिकार है भारतीय नागरिक को वो मिनिमम 18 साल या उससे ऊपर अगर हो गए तो वो वोट दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 326 का कहना था। तो अब मैं बात करूंगा इलेक्शन कमीशन की कि जो इलेक्शन कमीशन है ना वो कौन कौन से इलेक्शंस करवाती है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि वो जो अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया था ना, अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में हुआ था। किस लिए? उसने वो 21 ईयर्स जो मिनिमम एज थी उसको 18 ईयर्स कर दिया गया था वोट देने के लिए। तो जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 61th अमेंडमेंट एक्ट था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको देख लें। वो 61th अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत एज को जो है थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया गया, कम कर दिया गया।
तो वापस आते हैं अपने इलेक्शन कमीशन के टॉपिक पे कि जो इलेक्शन कमीशन है ना वो किस तरीके के इलेक्शन करवाती है, कौन कौन से इलेक्शन करवाती है। तो इलेक्शन बहुत तरीके के होते हैं, बट जो इलेक्शन कमीशन है वो मेनली 4 तरीके के इलेक्शंस को हैंडल करती है, कंडक्ट करवाती है। देखिए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट असेंबली। जो इलेक्शन कमीशन है वो इन चारों के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। यानी अब इलेक्शन कमीशन, एक और चीज़, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो 100% इंडिपेंडेंट बॉडी है, 100% इंडिपेंडेंट बॉडी। यानी ये इसको किसी पे डिपेंड नहीं रहती है, इसको किसी की नहीं सुनने की भाई, मतलब जो इसका डिसीजन होगा। बट एक चीज़, इलेक्शन के टाइम पे इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा इसकी पावर हो जाती है इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। और ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, एकदम इंडिपेंडेंट है। और जो प्रेसिडेंट, ये इन सब के इलेक्शन करवाती है। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट का, इसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल में हम कोई पार्टी ले लेते हैं XYZ, ठीक है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, ठीक है। अब इस पार्टी का जो लीडर होगा ना, जैसे इसका लीडर हो गया मान लो A, जो इनका लीडर होगा ना वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का, याद रखना, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट तो सिंपल है, जो जीता वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा सिंपली, ठीक है। और जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली में भी जैसे कोई पार्टी है XYZ, इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। अगर ये जीतेगी, ऑफकोर्स ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इनका जो लीडर होगा ना, मान लो इनका लीडर है B, मान लेते हैं, तो वो बनता है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल का होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। स्टेट असेंबली स्टेट लेवल की होती है, तो स्टेट का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। इसलिए जो इस पार्टी का हेड होता है, जो पार्टी जीती है वो चीफ मिनिस्टर बनता है।